नमस्कार। सच की आवाज, लखनऊ की पहचान। मैं हूं मनोज भारद्वाज और आप देख रहे हैं लखनऊ आप तक। सबसे पहले सबसे तेज, चलिए आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पे आप स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। आज हैं हम पांडे जी के साथ में, और पांडे जी का बहुत एक्सपीरियंस रहा है। फैमिली बैकग्राउंड में पूरी आर्मी से ही है। पापा आर्मी इंटेलिजेंस में लेट प्रदीप कुमार पांडे जी थे। ऑनरेबल एक्स कैप्टन एस के पांडे जी इनके दादाजी रहे हैं, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है। पाक और भारत के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस पे हम आइए बात करते हैं प्रतीक पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि जो पाक और भारत के बीच में गतिविधियां इस बार बिगड़ी हैं, आए दिन सीज फायर का उल्लंघन वो करता रहता है, तो इस तरीके की हरकत उसने पुनः की है। और इसमें मुझे कुछ शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं मन में, हृदय में कष्ट भी है कि आम लोग, आम परिवार जो है दोबारा से पाक के निशाने पे आ गए। देखिए क्या है कि अपना भारत अब 1947 का भारत नहीं है या 1965 का भारत नहीं है। अपना भारत अब पहले की तुलना में, आज की तुलना में बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। आप देखिए कि जब हमारे भारत का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के टाइम भी लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद उसमें ये देखा गया कि सारी चीजें किस तरीके से जो है भारत में, आप ये मान लीजिए कि उस टाइम पे शायद से कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं देखो, सरकार का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और उसके डिसीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके डिसीजंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि देखिए, सरकार कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो बहुत मैटर रखती है, बहुत पावर है पीएम के पास, प्रेसिडेंट के पास, पूरी डिफेंस उनके पास है। सीडीएस वगैरह तो अब हो गए, फील्ड मार्शल वगैरह तब थे, है ना, सैम बहादुर जी जिनको कहा जाता है। तो वही उसी समय का एक वाक्य मुझे याद है। हमारे पापा आर्मी इंटेलिजेंस में सिग्नल्स में थे, सोफिया जी जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। और सिग्नल्स जो है, मेरे फादर जो है उसके ओपी स्पेशल थे। उन्होंने एक दो लड़ाइयां भी लड़ी। हमारे ग्रैंडफादर एस कैप्टन शिव कुमार पांडे, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, श्रीलंका भी गए और 2-3 लड़ाइयां लड़ी। खूब उनको मान सम्मान, मेडल वगैरह सब कुछ मिला। ये अपनी जगह है। तो फादर हमारे जब कारगिल और इस वाली लड़ाई में गए थे, हम तो बहुत छोटे छोटे थे। माँ रोती थी, डरती थी कि ये क्या हो गया, बेचारी परेशान होती थी, दुनिया भर की चीजें। और सब क्वार्टर्स में रहते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे, तब चर्चाएं चलती थी। तो अब हम लोग छोटे हैं तो सुन रहे हैं कि कौन आ रहा, जा रहा है। आए दिन हमारे शहीद भाइयों की आ रहे हैं, तो सब 21 तोपों से सलामी और सब उनका गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता था। तो ये सब चीजें देखते थे, कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट भी मेरा बहुत रहा है। तो इसी वजह से मेरा भी आर्मी में जाने का इंटेंशन बचपन में बन गया और स्टडी में करता रहा और रिसर्च भी करता रहता था। अच्छा लगता था कि भाई जानना क्या आया, क्या नहीं आया, कौन से हथियार है हमारे पास, कौन से नहीं है, कौन सी मिसाइल है। तो भाई मैं तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करना चाहूंगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उन्होंने, देखिए, एक मुस्लिम वो भी है और भी मुस्लिम लोग हैं। इस्लाम अच्छा काम भी तो कर रहा है। जहां जिहाद है वो अच्छे नहीं है। ये तो भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान देखिए आज दिन पंजाब में हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, है ना, प्रोटेस्ट चल रहा है और खूब सारी बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। तो वो सेम ही लोग हैं, लेकिन देखिए देश के लिए कुर्बान है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। सेम चीज हम डिस्कस करेंगे 1971 की लड़ाई की। तो 1971 में भी यही चीज हुई कि गलत सरकार के गलत डिसीजंस की वजह से आप ये समझिए कि हमारा कुछ हिस्सा पीओके बन गया, पाक ऑक्युपाइड हो गया। ठीक है, होता ही ना, क्योंकि अगर वहां उस टाइम पे सरकार सही डिसीजन ले ली, बहुत बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा। बहुत सारे साक्ष्य हैं, फिर प्रेजेंट करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर किसी के अगर नाम लेंगे तो वो सब चीजें आ जाएंगी। फिर 65 में लड़ाई हुई, तो आप मानिए फिर वहां सियाचिन, हमारा सियाचिन बॉर्डर का कुछ हिस्सा चला गया, है ना। ऐसे करके ऊपर के 2 हिस्से हमारे चले गए। अब वही लड़ाई आज भी जारी है। अब चाइना कहीं ना कहीं रुका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आता है। 71 में भी किया, फिर दोबारा 95 में भी किया, 97 में भी किया, है ना। कारगिल आ गया, 2000 में भी लड़ाइयां चलती रही, उसके बाद 2001 में भी चलती रही। तो ये सारी चर्चा हुई। अब उसने फिर 25 में ये किया। तो अब देखिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। तो अब आप ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब एक
साम दाम दंड भेद जो चाणक्य नीति हमारे यहाँ है, चाणक्य जी के द्वारा इन 4 सूत्रों का पालन किया है मोदी जी ने, पूरी आर्मी ने। कैसे किया, मैं भी आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूं। पाक ने जब ये हरकतें दोबारा करी और सीज फायर वो आए दिन पीओके में करता रहता था, आप आए दिन देख रहे थे अपने भाई बंधु शहीद हो रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के चलते क्या हुआ कि शायद 13 या 12 तारीख को उसने सीज फायर किया, फिर उसके बाद उसने हमारे पाक एरिया में ये पुलवामा अटैक के बाद, पुलवामा अटैक जो हुआ पहलगाम अटैक, सॉरी हाँ पहलगाम अटैक हुआ, तो पुलवामा अटैक में भी जो लोग इन्वॉल्व थे वही लोग इन्वॉल्व पहलगाम अटैक में भी रहे, है ना। देखिए हमारे हाँ एयरफोर्स ने देखिए निस्तानाबूद कर दिया उनके बंकर्स को जो हमारे पीओके में थे और पाकिस्तान में जो थे घर में घुस के मारा है। तो वही चीज मैं बताने जा रहा था कि जब यूपीए और एनडीए की सरकार थी तो यूपीए ने मार्च 1993 में मुंबई में, मुझे साच के साथ में बता रहा हूँ, वही मैं पेज खोल रहा था अपने में, मैंने लिखा था कुछ चैम्बर में बैठ के, तो वही मैंने नोट कर रखा है कि देखिए मार्च में 1993 में मुंबई में जब बम धमाके हुए तो कोई भी कार्रवाई अच्छी नहीं हुई, जवाबी कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर अक्टूबर 2005 में दिल्ली, ठीक है, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, वहां पे भी कोई भी कार्रवाई उसके बाद नहीं हुई। फिर नवंबर 2018 मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 26/11 और ऐसे बीच में हमले चलते रहे। लेकिन आप ये देखिए कि आज आदमी कह रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज मोदी जी का शासन है, एनडीए की सरकार है। देखिए सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ, सितंबर में ही 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तुरंत हमने घुस के मारा है। आप ये समझिए तुरंत, क्या हम पहले नहीं कर सकते थे? क्या हमारे जवान क्या पहले मजबूत नहीं थे? अगर ना होते तो 1971 की लड़ाई में 65 के बीच में जब 120 सिपाही, जिसके ऊपर बॉर्डर पिक्चर बन गई, 120 सिपाहियों ने मात्र जैसलमेर में पूरी 1000 पाकिस्तानी सेना को जो है खदेड़ दिया था। सुबह तक उन्होंने संभाला था, फिर आगे का एयरफोर्स ने मैनेज किया। उसी के बाद देखिए 2019 में फरवरी में अटैक हुआ पुलवामा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, पुलवामा हमला हुआ था। तो पुलवामा हमला जैसे हुआ वैसे ही फरवरी में 19 में क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दी गई, तुरंत कर दी गई, शांति बनी रही। 25 में देखिए पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तुरंत हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जारी कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर जब जारी किया तो आप देखिए अब हमारे पास राफेल है, कितने सारे अच्छे जेट प्लेन्स हैं, ब्रह्मोस है, मिसाइल ब्रह्मोस 2 है ना, जो अभी रिसेंटली उसने कहा है फ्रांस ने कि आप अपने ब्रह्मोस और किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मोस इतनी सक्षम है कि कहीं भी भेद करके घुस के मारने का वो रखती है सामर्थ्य, और उसको डिटेक्ट भी कोई नहीं कर सकता इजीली। और इसके बाद देखिए सुदर्शन 400, मतलब सुदर्शन 400 इतना बढ़िया नाम है, उसने अपना काम भी किया। डिफेंस रेडार सिस्टम है। आप देखिए जैसे पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ी और उसकी मिसाइल हमारे आके यहाँ गिरने वाली थी, टेरिटरी में शेरशाह है, उससे पहले ही जो है ध्वस्त कर दी गई भाई साहब। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है। भारत इस बार दबेगा नहीं, घुस के मारेगा। सीडीएस डिफेंस स्टाफ और हमारी सारी तीनों फोर्सेस की मिली भगत से बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया गया है। लेकिन देखिए आज जो है चाइना उसका साथ दे रहा है। मुझे इस बात का बहुत खेद है, जो बुद्धा भगवान को पूजते हैं, और बुद्धा गए इंडिया से थे भाई। एक मनुष्य जो है जाता है, साधना करता है, साधना करने के बाद बहुत सारी अपने अंदर शक्तियां जो है जागृत कर लेते हैं। भाई आदमी कहता है 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। अब ये सब चीजें कितना पे खोले जाएंगे, कहाँ पे चीजें बताई जाएंगी, कहाँ तक साक्ष्य रखा जाएगा? आप लोग क्या मंदबुद्धि हैं? आप लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? आप लोग रिसर्च नहीं करते? आप लोग पढ़ाई नहीं करते? सब कुछ तो एकदम पारदर्शी है, गूगल पर डालो, गूगल बाबा सारी जानकारी दे रहे हैं, आप आराम से वहां प्राप्त कर लीजिए। अब आप जो है ऐसे व्यक्ति को पूज रहे हैं जो हमारे यहाँ से गया, और हमारे खिलाफ आप षड्यंत्र भी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ आप ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति जिसके लिए हाँ, जिसके इरादे तो नापाक हमेशा से रहे। आपने बिल्कुल सही कहा मनोज जी, लेकिन इसके अलावा आप ये समझिए कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है भाई साहब। नहीं, आज हमारे घर के सामने मोहन्नम है, हमारा तो कई क्लाइंट्स मोहन्नम है, सब लोग हैं। अच्छा हमारा उठना बैठना, ईद में जाना, मान सम्मान सब चला करता है। बढ़िया भाईचारा का प्रेम है हमारे भारत में। आप देखिए मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री है, चारों धर्म रह रहे हैं, सभी के लिए यहाँ वेलकम है। आप आइए, रहिए, पूजा से मान सम्मान से सारी चीजें करिए, सनातन धर्म का सम्मान करिए, अपने धर्म का सम्मान करिए। हम भाई किसी को गाली नहीं देते हैं,
आप बात को समझिए। गदर पिक्चर आई थी, उसमें भी सनी देओल ने ये बोल दिया था, हाँ ठीक है हम सब कबूल कर लेंगे, लेकिन जब बोला कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो बोला नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। आप बात समझिए। क्यों? क्योंकि हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करते हैं। हमारे लिए फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार और ये सब चीजें जैसे हम अपने लिए रखते हैं, हम जितना सम्मान अपनी माँ को देते हैं उतना ही सम्मान दूसरे की माँ को भी देते हैं। हम अपने देश में जहां रह रहे हैं, जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसको माँ का हमने दर्जा दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि वो हमारा पालन पोषण कर रही है। हमें भाई, हम राशन पानी तो यहीं का खा रहे हैं। पाकिस्तान जिसके नापाक इरादे, जिसके पास साले को खाने का रोटी नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, समझ लीजिए नमक यहाँ से जा रहा है, आलू प्याज यहाँ से जा रहा है। ट्रीटी हमने साइन कर रखी थी, तब तुमको सिंध नदी का पानी जा रहा था। आप ये समझिए बलूचिस्तान वालों ने बगावत कर दी है। इनके जो लोग हैं क्यों कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिल जाना चाहते हैं, हमें भारत में या तो जोड़ लो। भाई बांग्लादेश, इनका जो इन्होंने हिस्सा था, जब लड़ाई हुई तो इंडिया ने बांग्लादेश का समर्थन किया। बांग्लादेश जब जैसे ही जीता, इन्होंने यहाँ अटैक कर दिया हमारे बॉर्डर लाइंस पे। तो ये हमेशा इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। आप समझिए सिंधु की बात हो रही है, सिंध की बात हो रही है, बंटवारे से पहले वो सब था तो हमारे हिस्सा, था तो भारत का हिस्सा। सिंधु नदी, फिर सिंधु नदी वहां सिंध बता रहे हैं कि वो भी बट गए हैं। इनका खाली टर्किश वाले साथ दे रहे हैं, तुर्की है ना, और क्या दे रहे हैं साथ, और चाइना दे रहा है। दो ही लोग तो इनका साथ दे रहे हैं, और साथ इनका दे कौन रहा है? चाइना की मजबूरी है, उसमें दुनिया का पैसा इनके नीचे खर्च कर रखा है। अगर ये सिमट गए, नक्शे से निपट गए, तो वो पैसा किससे वसूलेगा? आप बताइए। पानी में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। दुनिया भर की उसने योजनाएं वहां पर सपोर्ट कर रखा है। वो पाकिस्तान को अकल ही नहीं, कल को चाइना वहां फाइल कहीं कल को कब्जा कर ले, चाइना का हिस्सा बना दे, क्या कर लोगे तुम? बना देगा भाई, वो कर सकता है, कर्जा दे रहा बना देगा, कर सकता है वो। तुम्हारे पास ये समझ लो, इनके पास जो हथियार थे, इन्होंने आधे से ज्यादा हथियार अफगानिस्तान और एक जो जगह बेच दिए, ठीक है। इनके पास ज्यादा बचे नहीं, वो भी उधार ले रहे हैं। उसके बाद देखो चाइना माल चला तो रात तक नहीं तो शाम तक, बात समझ रहे हो। चाइना इन्होंने मिसाइल छोड़ी, उसको हमारे सुदर्शन ने ध्वस्त कर दिया। तो आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर निरंतर चल रहा है। पाकिस्तान अंदर से भी कमजोर हो चुका है। भारत सरकार की रणनीति मुझे बहुत अच्छी लगी। अजीत डोभाल भी देखिए एकदम एक्टिव मोड पे है, बढ़िया बढ़िया वो अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको अनुभव है ग्राउंड लेवल का। दूसरी चीज कि देखिए, जो मैंने 4 सूत्र की बात की, साम दाम दंड भेद, तो ये चारों पाकिस्तान के ऊपर लागू कर दिए गए। साम, हर तरीके से उनका जो है आपने दाना पानी रोक दिया, सब कर दिया, है ना, अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, क्योंकि दान पुण्य तो हम लोग सनातन धर्म हमेशा से कर रहा है। और पूरा पाकिस्तान दान पुण्य पे तो टिका था। ये बताइए आपने अपने लेवल पे क्या कमा लिया? वहां की आवाम ये कह रही है कि हमको भारत वापस भेज दो, हम भारत चले जाएं, यहाँ मुसलमान है, काम है, इज्जत सम्मान मान सम्मान से कमा रहे हैं, रह रहे हैं, ये देश इनका है, अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, चीरफाड़ भी कर देंगे, सब कर देंगे। क्या और ऐसे मुसलमान शहीद नहीं हुए देश के लिए? बहुत हुए। अननेसेसरी जो है बताइए, वो काफिर बता रहा है अपने ही लोगों को। मतलब जो इंसानियत का साथ दे, कुरान में भी लिखा हुआ है भैया, बात समझिए। सच्चा मुसलमान ईमान, मुसल्ले ईमान होता है। इनका कोई ईमान नहीं है, पाक का कोई ईमान नहीं है। मैं नहीं कह रहा, कितने लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, अभिनेता कह रहे हैं, अच्छे फिलोसफर्स कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज कह रही हैं। तो ये सब लोग कह रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं। हमने भी कुछ रिसर्च कर रखी है, जानकारी ले रखी है। तो आप समझिए साम लेवल पे ये चले गए। दाम आर्थिक रूप से आपने देखा, स्विस बैंक से लेकर के दुनियादारी में कहां कहां पैसा है, इनके पास बचा नहीं, आधे से ज्यादा लोन ले रखा है, उसकी सबकी रिपोर्ट निकालने के लिए मांग कर दी गई है। तो वहां पर इनके हालत जो है आप समझ लीजिए दाम लेवल पे पस्त हो गई। भेद, अब इनको लॉलीपॉप दिया। इंडिया वालों ने कहा कि भाई हम तो जो है अपनी ड्रिल करने जा रहे हैं, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के बहाने सब जगह अपनी नेवी सबको प्लांट कर दिया। रात भर मॉक ड्रिल करते रहे, पाकिस्तान में कहीं ठीक ठीक मॉक ड्रिल कर रहे हो, अच्छी बात, कोई बात नहीं। आप बात समझिए, इसने अपनी तरफ से अटैक नहीं किया, इसने चुप्पे से 2-3-4 ड्रोन छोड़ दिए। मीडिया निकला 300 से ज्यादा ड्रोन वो अभी तक छोड़ चुका है, मीडिया में निकला है। मैंने ये बाकायदा अपने जो मैं ट्वीट्स डालता हूँ, सुविचार डालता हूँ, उसमें मैंने ये मेंशन कर रखा है कि इंडिया ने तुरंत सबको ध्वस्त कर दिया। हमारा डिफेंस रेडार सिस्टम इतना अच्छे से काम कर रहा है, हमारी मिलिट्री लगी हुई है, एयरफोर्स वाले एक्टिव मोड पे हैं, रेड अलर्ट चल रहा है, नेवी वाले पूरा समर्थन कर रहे हैं। भाई ये क्या था? भेदी तो था कि हमने तुम्हें अपनी जानकारी नहीं दी,
तुम इसी चक्कर में पड़े रहे। रात में देखिए सीधे से सरसरा के अपने जेट प्लेन घुसे साए से 9 जगह पे इनके अंतर मंतर धाए हो गए और इनके पास बच गया बाबा जी का ठुल्लू। अब ये सोच रहे हैं ये भगवान ये कैसे हो गया है अल्लाह। अब अल्लाह क्या करेगा? गलत तो तुमने किया है भाई, गलत करोगे भोगोगे। भगवान क्या करेगा? परवरदिगार क्या करेगा? है जीसस क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। देखिए गलत का ह्यूमैनिटी की जहां बात आ जाती है, मानवता की जहां बात आ जाती है, जब वो उस पर बात आ जाएगी, ठीक है, मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, आदमी सही से समझो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो सुकून से सांस नहीं ले सकता है, तो आगे फिर क्या मतलब है? और वहां का क्या है, सिस्टम इतना खराब है कि जनता तो वहां पर चाह रही है कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए और पाकिस्तान की गलती है, हमेशा से ये नापाक इरादे जो है इसके रहते। तो ये सब इनकी जो रचित भूमिका है वो सारी जो है वहां की मिलिट्री के द्वारा बनाई गई है। मिलिट्री वहां पर अपने आप को सुप्रीम समझती है, एता नेता की सुनती नहीं, और रात में उठवा आग मरवा दे, है सारे काम उसने इससे पहले कर रखे हैं। और वहां पर उनका साथ कौन दे रहा है? जिहाद, आतंकवाद। वहां चुप्पे लोग कैंप बनाते हैं, रहते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, फिर वहां से 4-5 लोग यहाँ भेज देते हैं, कितने लोग प्लांट कर रखे होंगे। ये सब हरकतें करने से क्या मतलब है? आज हम सब लोग रह रहे हैं शांति से, अमन से, चैन से। मान लो यहाँ हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं यहाँ पे ऐसे कई एरिया है भाई, लखनऊ जैसा क्षेत्र है। अब कहीं पे कोई मिसाइल ऊपर से गिर जाए धम से, भाई साहब बात समझिए, समझ रहे हैं, आम आदमी तो मरेगा। सो रहा था जिसको कोई लेना देना नहीं था, और तुमने ये करके कद्दू में क्या तेल मार दिया। तुमको अगर इतना तुम्हारे झस है, हम क्या मनोज गौरव मेजर गौरव और कितने ऐसे एक्सपर्ट्स हैं हिंदुस्तानी से लेकर के भाऊ, और एसके मेजर, कैप्टन, कर्नल, दुनिया भर के यूट्यूब से मॉक्स पड़े हुए हैं और दुनिया भर के वेबिनार चल रहे हैं। सब लोग खूब धर के भर के गालियां दे रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो सामने से आओ, वार करो, जैसे तुमने 65 में किया था, 71 में किया था, 95 में किया था, और इस बार तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छे से पूरी करी जाएगी। और इस चीज का हिसाब किताब तुरंत फाइनल कर लो। ये नहीं कि आए दिन तुम जो है सीज फायर करते हो, फिर ड्रोन छोड़ते हो, फिर कॉन्स्पिरेसी करके आम आदमी को निपटा देते हो, 30-35 आदमी गोली मार दी गई। क्या मतलब है? कोई मतलब है? आप बताइए। हमारे भारत है, भारत आज समृद्ध देश है। अगर भारत ऐसा करने लगे कि 400-500 मुस्टंडे तुम्हारे पाकिस्तान में भेज दे और बम फुड़वा दे, अबे तुम्हारी तो इतनी जीडीपी गिरी हुई है, शेयर मार्केट क्रैश कर गया, खाने के लाले हैं, नमक तक तुम उधार मांग रहे हो, आटे की बोरी के लिए तुम्हारी लड़ाई हो रही है, सब्जी खाओगे कि नहीं खाओगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, नमक चीनी और चटनी बना के वही रोटी खा ले रहे हो, 4 दिन तक भूखे रह रहे हो, पानी तुम्हारा बंद कर दिया, 8-9 दिन नहा नहीं रहे हो। कहां से तुम्हारी स्थिति अच्छी है ये बताओ? कौन से एंगल से अच्छी है? किसी एंगल से अच्छी नहीं है। खाली मौज काट रही है वहां की मिलिट्री, पैसा इधर उधर से ले लेती है, दुनिया की सरकार की योजनाएं बना लेती है, आधे ज्यादा सब डोनेशन इधर उधर आया, सब अपना हजम कर जाती है, और वहां के जो चीफ है वो विदेश घूम रहे हैं इतना बवाल करने के बाद, अपनी फैमिली को बाहर रख रखा है। तो ये पैसा कहाँ का? देश का, जनता के नाम पे लिया गया, देश के नाम पे चंदा लिया गया, और सब अपना भरण पोषण में लगाए दे रहे हो। तो जब तुम्हें खुद के लोगों, देश से प्यार नहीं है, तुम लोगों को देश का मतलब नहीं समझते हो, तो क्या मतलब? हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी सभी लोग हैं। आप सबसे बोलिए भारत माता की जय, जोर से नारा लगाएंगे। जो नहीं लगा रहे हैं वो उन्हीं के यहाँ के। आप समझिए हमारे भारत में तो सरकार से कहूंगा कि मदरसे चल रहे हैं, कोचिंगें चल रही हैं, जो बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं पहले तो इनको बाइकआउट किया जाए और इन सबको यहाँ बाहर भेजा जाए। यहाँ का ज्ञान लेते हैं, यहीं के ज्ञान लेने के बाद यहीं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और उसके बाद कश्मीर में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, पीओके में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो भैया सरकार से ये कहेंगे बार बार जो है स्ट्राइक से मजा नहीं आ रहा है, एक ही बार में समेट दीजिए और अपना हिस्सा वापस ले लिया जाए, और पहले पीओके को ले लिया जाए और उसके बाद चाइना से भी निपट लिया जाएगा, और सियाचिन बॉर्डर वो भी ले लो। और हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं बहुत, मैं मोदी जी से और प्रेसिडेंट से और हमारे अटॉर्नी जनरल से और अमित शाह से, सभी लोग से, पूरी मिनिस्ट्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि भैया हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं,
2 बार 3 बार दर्शन कर चुके हैं। इस बार अटैक हो गया, जाने की इच्छा खत्म हो गई। अब हम कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी अपना हिस्सा भी वापस ले लीजिए, सियाचिन का भी, तिब्बत का, पूरा जो जो बचा है दाएं बाएं का सारा एरिया, जिससे हमारा कैलाश मानसरोवर हमारे हिस्से में आ जाए। क्योंकि हमारे धार्मिक, हमारे भोलेनाथ का घर है और हम बाबा भोलेनाथ के भक्त बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मन में इच्छा रहती है, पता नहीं इस जन्म में दर्शन हो पाए ना हो पाए, खत्म हो गए तो अगले जन्म में दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे, कुछ ऐसी गणित फिट करिए कि चाइना से भी निपटने की व्यवस्था करिए, जिससे कैलाश मानसरोवर वापस हमारे हिस्से में आ जाए और बाबा भोलेनाथ के भक्त अच्छे से दर्शन कर सके, कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। हम लोग को भी खुशी हो जाएगी कि हमारे बाबा भोलेनाथ जो है पुनः हमारे हिस्से में आ गए। वरना दुनिया भर के साइंटिस्ट और चाइना वहां पर खुदाई उदाई पता नहीं क्या क्या करता है। मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत कष्ट है, ये भी मेरी एक गिनती है। भाई लगे हाथ, जब ये सब चल ही रहा है तो हमने एक और अपनी बात मन की रख दी है। अब आप अपनी मन की बात रखिएगा मोदी जी, फिर आगे समझा जाएगा कि क्या है रणनीति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। एडवोकेट प्रतीक पांडे, हाई कोर्ट, चैम्बर 433 और दिल्ली बेंच में भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे दिल्ली टीम और हमारे दिल्ली ऑफिस हमेशा आर्मी वालों के लिए समर्पित रहता है। कई सारे हमारे आर्मी के क्लाइंट्स हैं, हम डील कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि आर्मी के बैकग्राउंड होने की वजह से हम हमेशा, मेरा दिल और पर्सनल लेवल पे मैं फौजियों के प्रति समर्पित रहता हूं। मेरे कई क्लाइंट हैं, आप कभी भी कोई भी समस्या हो जाए टर्मिनल लेवल पे भी आप हमारे पास आ सकते हैं। 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट हमारे यहाँ रहता है। हमारे यहाँ समझिए हमारी एडवोकेट फीस भी जो है डिस्काउंट पे रहती है और कंसल्टेंसी तो पड़ती ही नहीं है। शनिवार वाले दिन आर्मी का कोई भी व्यक्ति आएगा तो नहीं पड़ेगी, तो आप आ सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद सेवा के लिए हम अंदर बैठे हैं। हमारे से जो हो सकेगा, हमारी टीम से जो हो सकेगा, हम हमेशा करेंगे। और एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करना चाहता हूं अपने भारत की सेना को कि आपने इतना ज्यादा कठिन परिश्रम से, इतनी अच्छी कूटनीति से, रणनीति से भारत की रक्षा की है। अगर आप ना होते तो हम चैन और अमन से सो ना पाते। हम जब सो रहे होते हैं तब आप वहां गोली बारूद चला रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो ये सब चीजें, मैं इस चीज की बहुत ज्यादा सराहना करता हूं और दंडवत प्रणाम करता हूं इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स, नेवी को, जो हमेशा तत्पर रहती हैं। और दंडवत प्रणाम करता हूं हमारी जो शासनीय भाजपा सरकार है उसको, और हमारे अटॉर्नी जनरल को, प्रेसिडेंट को, पीएम को, सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं। और बस यही कहूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, देशवासियों से कहूंगा धैर्य रखे रहें और हमेशा मोटिवेटेड रखें अपने आप को कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हम भारतीय हैं, हम झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।